हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने अपनी लास्ट क्लास में ईसॉप वाला चैप्टर खत्म किया था और ईसॉप के अपन ने अप्रोक्स 4 लेक्चर लिए थे सर। क्लास में 4 या 5 लेक्चर लिए थे। वो पांचों लेक्चर सर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सर आज जो हम चैप्टर चालू करेंगे उस चैप्टर का नाम है बैंकिंग कंपनी। क्या नाम है सर? बैंकिंग कंपनी। ठीक है सर, यस। तो सर ये बैंकिंग जो कंपनी वाला चैप्टर है उसका क्या रेलेवेंस है, उसका क्या एग्जाम में वेटेज रहता है, ऐसा कुछ बता दीजिए सर ताकि हमारे को आगे दिक्कत नहीं आए। देखिए सर, जो बैंकिंग वाला चैप्टर रहता है उसका जो वेटेज रहता है एग्जाम में उसका वेटेज रहता है वो रहता है अप्रोक्स 15 to 20 मार्क्स का। एग्जाम में 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है। उसका सर ये स्टेटस कैसा है इस चैप्टर, ये कैसा है, हार्ड है, सिंपल है, कैसा है? सर मैं कहूंगा एकदम सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। कोई भी बच्चा इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाता है, इस चैप्टर को करके जाना चाहिए। सर इस बैंकिंग वाले चैप्टर में सर क्या फॉर्मेट वाला चैप्टर है क्या? हाँ सर, ये फॉर्मेट वाला चैप्टर है। यस, ये फॉर्मेट वाला चैप्टर है। इसके अंदर आपको फॉर्मेट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है सर, यस। सर इसका रेलेवेंस सीए फाइनल में रेलेवेंस है क्या इसका कोई सीए फाइनल में? तो मैं इतना कहूंगा कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है सीए फाइनल में। नो सर, सीए फाइनल में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सीए फाइनल के अकाउंट्स में कोई बैंकिंग वाला चैप्टर नहीं है। क्लियर? यस सर। तो सर बैंकिंग वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि बैंकिंग वाले चैप्टर में अपन एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यस सर। सर बैंकिंग कंपनी में बहुत सारे टॉपिक है जिसमें सबसे पहले आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एनपीए एनपीए का डिस्कशन। उसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एजेंसीज का डिस्कशन। एजेंसी की जो गारंटी होती है, एजेंसी गारंटी डिस्कशन। ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिबेट या फिर जिसे हम कहते हैं बिल ऑन डिस्काउंट। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे सर, उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आपका क्या बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद हम जो बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे एडिक्वेसी रेशियो की। एडिक्वेसी रेशियो मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ऐसे करते करते सर इस चैप्टर में और बहुत सारे जो टॉपिक्स आएंगे छोटे मोटे, उन टॉपिक्स को अपन कवर करते चलेंगे सर। क्लियर क्या? यस सर। सर इस चैप्टर में एग्जाम में बेसिकली आता क्या है मैं बताता हूं सर। एग्जाम में इस चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए सर एक बार, देखिए सर एक बार, एक सेकंड सर। हाँ सर, देखिए जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सर। या तो वो क्या करेगा, ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स को, ये बहुत सारे जो टॉपिक्स है इनको इकट्ठा करके एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर वो आपसे जनरली पीएनएल अकाउंट पूछता है। और बैलेंस शीट के तो सर 1% चांस होते हैं आने के एग्जाम में, बट सर अपन छोड़ेंगे नहीं, अपन बैलेंस शीट को भी कवर करेंगे। क्या पता 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही दे दे, तो आपका इस चैप्टर को करके जाने का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप बैलेंस शीट करके नहीं गए होंगे और बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। बट अपन बैलेंस शीट को भी करेंगे। 80% चांस रहते हैं इसके आने के और 20% चांस रहते हैं, 19% चांस रहते हैं इसके आने के। क्लियर क्या? मैं इसको 29 कर लेता हूं, इसको 70 कर लेता हूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर क्या? यस सर। मतलब सर ये दो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये दो तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है किसी भी हालत में। बैलेंस शीट सर अगर आपके पास टाइम है तो आप करके जाइए, लेकिन मैं कहता हूं सर जो मई 2022 वाले बच्चे, मैं किन की बात कर रहा हूं सर? मई 2022 सर, मैं बात कर रहा हूं मई 2022 वाले एग्जाम्स के बच्चों के लिए। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा बैलेंस शीट ना करके जाएं, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है। और अगर जिन बच्चों को बैलेंस शीट आती है तो वो अच्छी बात है, वो बैलेंस शीट करके जाए, लेकिन नई सीखने की आवश्यकता नहीं है बैलेंस शीट को कि वो नया सीखे बैलेंस शीट में। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। तो सर बैंकिंग चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया? कुछ भी नहीं सीखा अभी तक। बैंकिंग चैप्टर में अपन ने ये समझा कि बैंकिंग चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। एनपीए एनपीए का डिस्कशन करेंगे सर। ठीक है सर। ये एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या होता है सर? नॉन परफॉर्मिंग असेट। और सर ये पीए का मतलब क्या होता है? परफॉर्मिंग असेट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर।
तो सर दो टाइप की असेट्स होती है आपके पास, एक होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट, दूसरी होती है परफॉर्मिंग असेट। तो सर अब ये नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग असेट का क्या चक्कर रहता है, क्या किस असेट को अपन कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग और किस असेट को कहते हैं कि अपन वो परफॉर्मिंग असेट है। तो सर सबसे पहले मैं बात करूं परफॉर्मिंग असेट, तो वो असेट जो इनकम जनरेट करती है, आज भी इनकम जनरेट करती है, किसके लिए, बैंक के लिए इनकम जनरेट करती है। तो वो कौन सी असेट कहलाती है, परफॉर्मिंग असेट। लाइक सर बैंक के लिए इनकम का सोर्सेज क्या क्या होता है, सर लोन। आप बैंक किसी को लोन दे रखा है, उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। वो बैंक का क्या होता है, मेन सोर्स होता है किसी इनकम का। ठीक है, मान लीजिए बैंक ने ऐसा क्या कर रखा है, बैंक ने ना 20 जनों को लोन दे रखा है, 20 अकाउंट ऐसे हैं जिन पे बैंक ने क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। अब 20 अकाउंट में से क्या होता है कि जो 15 अकाउंट है वो ड्यू डेट पर, किस पर, ड्यू डेट पे क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो हम क्या मानेंगे इन 15 अकाउंट्स को कि यार ये अच्छे अकाउंट है, मैंने क्या मानेंगे, परफॉर्मिंग असेट। क्या मानेंगे सर, मैंने परफॉर्मिंग असेट क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, परफॉर्मिंग असेट। क्लियर क्या, यस सर। लेकिन सर 5 अकाउंट ऐसे हैं, 5 अकाउंट ऐसे हैं जो कि ड्यू डेट पे पैसा नहीं देते, जो ड्यू डेट पे पैसा नहीं देते, लेकिन विथ इन 90 डेज, क्या बोला मैंने, विथ इन 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट से विद इन 90 डेज के अंदर अंदर वो हमारे को पैसा दे देते हैं, तो हम उसे क्या मानेंगे, तो हम उसे भी परफॉर्मिंग असेट मानेंगे। तो सर परफॉर्मिंग असेट क्या हो गया, परफॉर्मिंग असेट का मतलब हो गया वो असेट जो आज भी बैंक के लिए इनकम जनरेट करता है। दूसरी बात, या तो वो ड्यू डेट पे पैसा दे दे, या फिर वो ड्यू डेट से विद इन 90 डेज के अंदर अंदर पैसा दे दे, विद इन 90 डेज के अंदर अंदर। मान लीजिए अगर 91 डेज हो गया, 91st डे हो गया, तो सिंपल सी बात है आप उससे क्या नहीं मानोगे, परफॉर्मिंग असेट नहीं मानोगे। क्लियर क्या, समझ में आई क्या बात, हाँ सर समझ में आ गया। तो लॉजिक क्लियर हुआ क्या परफॉर्मिंग असेट का, यस सर। सर ये नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है, इसको भी समझा दीजिए। देखिए नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है, जो परफॉर्मिंग असेट नहीं है, जो परफॉर्मिंग असेट नहीं है उसे अपन क्या मानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट मानते हैं। तो सर नॉन परफॉर्मिंग असेट को समझने के लिए बहुत सारे केसेस हैं, अपन एक एक केसेस को डील करते हैं। यस सर, ठीक है। आइए नॉन परफॉर्मिंग असेट के केस में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे सर। मैं आपको मेन 3 चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। बाकी आप बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है बैंक ऑडिट पढ़ना। क्लियर, यस सर। बैंक ऑडिट आप अपने ऑडिट वाले सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो सर। एक तो अपन पढ़ेंगे टर्म लोन, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे क्या बोलते हैं बैंक, एक सेकंड सर। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे सर, देखिए सर, एक टर्म लोन, एक बिल्स परचेज। क्या बोला सर मैंने, एक मैंने बोला बिल्स परचेज, और एक मैंने आपको बोला क्या, कैश क्रेडिट। क्लियर क्या, यस सर। आई थिंक आप सब इनको जानते होंगे, कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों एक ही चीज है, यस सर। इन तीनों केसों में अलग अलग जगह बैंक एनपी होगा। इन दोनों केसों के अंदर, इन दोनों केसों के अंदर ओवर ड्यू रिमेन मोर देन 90 डेज। क्या बोला मैंने सर, मोर देन 90 डेज। अगर आपको 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अगर आपको 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट मिले, तो मैं मानूंगा कि ये दोनों आपके लिए क्या मान ली जाएंगे, एनपीए। समझ में आई क्या बात, यस सर। आपका 90 दिन से ज्यादा हो गया, आपने इन दोनों के ऊपर ब्याज नहीं दिया सर, 90 दिन से ज्यादा हो गया, आपको ड्यू हुए, आपको ड्यू हुए 90 दिन से ज्यादा हो गया, आपने ब्याज नहीं दिया, आपके लिए क्या मान लिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। समझ में आई क्या बात, यस सर। सर लेकिन ये कैश क्रेडिट के लिए क्या माना जाएगा, कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, ये अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, क्या माना जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर होता है। क्या बोला सर मैंने, आउट ऑफ ऑर्डर। ये वर्ड समझने का कि सर हम कब मानेंगे कि ये कोई कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, कब मानेंगे कि कोई फैसिलिटी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। समझ में आई क्या बात, यस सर। देखिए अपन कब मान सकते हैं सर, जस्ट अ सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, अपन कब कब मान सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। देखिए अपन मान सकते हैं कि अगर आपके पास जो सैंक्शन लिमिट है, ठीक है। दूसरा बताता हूं सर, बताता हूं, आपके पास जो क्रेडिट है, तीसरा इनसफिशिएंट क्रेडिट है। समझ में आई क्या बात, क्या बोला सर मैंने, कुछ नहीं बोला सर अभी तक, मैंने आपको सिर्फ ओनली 3 पॉइंट लिखवाए हैं, अभी तक सर मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं करा है आपके लिए। क्लियर क्या, यस सर।
समझ में आई क्या बात? यस, ठीक है। सैंक्शन लिमिट में क्या बोला सर मैंने? अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, समझाऊंगा सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज्यादा रहता है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज्यादा रहता है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिनों से ज्यादा हो गया सर, आपका 90 दिनों से ज्यादा हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है, या फिर आपका क्रेडिट है ही नहीं, नो क्रेडिट, आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट ही नहीं है, या फिर आपका जो क्रेडिट है वो इनसफिशिएंट है टू मीट आउट करने में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स को। क्या बोला सर मैंने? वापस बताइए सर, एक बार समझ में नहीं आया सर, वापस बोलिए। क्या बोला सर मैंने बोला अगर आपकी, क्या बोला मैंने? अगर आपकी सैंक्शन लिमिट में क्या पॉइंट बोला मैंने? अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज ए आउट ऑफ ऑर्डर। या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं है, या फिर आपके अकाउंट में सफिशिएंट क्रेडिट ही नहीं है आप, ताकि आप इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सको। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आउट ऑफ ऑर्डर का? यस सर। एक क्वेश्चन करे क्या? हाँ सर, आइए फटाफट से आपके स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चंस पे। ये रहा सर, देखिए सर, ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है सर, ये वाला सर, एक सेकंड सर, ये वाला, ये रहा सर, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। हाँ, हालांकि एग्जाम्पल है बट इंपॉर्टेंट है सर, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर का। क्लियर क्या? यस सर। देखिए, आपकी सैंक्शन लिमिट कितनी है? 60 लाख। आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है कंटिन्यूसली फ्रॉम 1st to 31st, मतलब 90 दिन हो गए। हाँ सर, आपने भी ये लिखवाया था फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज लिखवाया था ना? हाँ सर, फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। क्लियर क्या? यस सर। कितना है? 47 लाख है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है क्या? देखिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है आपके पास? 47। सैंक्शन लिमिट कितनी है? 60। क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई क्या? नहीं सर, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो फिर मैंने आपको क्या बोला? या कोई क्रेडिट नहीं है क्या? देखिए सर, टोटल क्रेडिट है आपके पास, मतलब दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी सर मैंने आपको? या आपका जो क्रेडिट है, आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट नहीं है ताकि आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सको। आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट है? 125। आपने इंटरेस्ट कितना डेबिट करा है? 3,42,000। बताइए, क्या ये 1,25,000 3,42,000 को कवर अप कर सकता है क्या? कवर अप कर सकता है क्या? नो सर, नहीं कर सकता। मतलब थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? हाँ सर, हमारा क्रेडिट क्या है? इनसफिशिएंट है। क्लियर हुआ क्या? कोई सी भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो हम क्या मान लेंगे उसे? आउट ऑफ ऑर्डर। तो हम उस अकाउंट को क्या मान लेंगे अब? एनपीए। समझ में आई क्या बात? क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया क्या? आपने सर ये बैंक ऑडिट में भी पढ़ा होगा। बैंक ऑडिट में जब आपने पढ़ा होगा तो एनपीए के अंदर पढ़ा होगा आपने कि आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो हम उसे एनपीए मान लेते हैं। अगर ओवर ड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज तो भी हम उसे एनपीए मान लेते हैं। लॉजिक क्लियर क्या? क्या सर ये एनपीए आपको समझ में आया क्या? ये बताइए सर आप, क्या ये एनपीए का चार्ट आप लोगों को समझ में आया क्या? अगर अच्छा लगा हो तो सर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना सर। अब अपन बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि ट्रीटमेंट कैसे होता है सर। अपन ने अभी तक क्या समझा कि यार ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, तो अब ट्रीटमेंट कैसे होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है? आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे आप? कैश बेसिस पे। जब तक आपको अगर रोकड़ी नहीं मिलेगी, जब तक आपको नगद पैसा नहीं मिलेगा, तब तक आप कोई इनकम बुक नहीं करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन अगर वहीं पे परफॉर्मिंग एसेट है तो आप उसको एक्यूरल बेसिस पे भी बुक कर सकते हो। मतलब आपको लगा कि यार वो मुझे पैसा देगा, यस बुक कर लो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमारे को विश्वास है उसके ऊपर कि यार ये हमारे को पैसा दे देगा, और इस पे विश्वास टूट चुका है।
समझ में आई क्या बात? या हमारा दिल जो है वो टूट गया है, समझ में आई क्या बात? टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसके। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। एक क्वेश्चन करें इसके रिगार्डिंग? यस सर, आइए फटाफट से। ये सर पूरा बैंक ऑडिट है, इस ये आपके एडवांस अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। आइए क्वेश्चन करते हैं सर फटाफट से। एक सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट सेकंड सर। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 1। सर ये कौन सी चैप्टर है? सर ये बैंकिंग वाला चैप्टर है, यूनिट नंबर 4। आप बैंकिंग वाले चैप्टर में जैसे यूनिट नंबर 4 डाउनलोड करोगे, जिनके पास बुक नहीं है और जिनके पास बुक है तो वो अपनी बुक में देख लीजिए 8.40 पेज नंबर। बुक कौन सी ली है सर आपने? नवंबर 22 और मई 22 ऑनवर्ड्स के लिए जो एप्लीकेबल है। क्लियर क्या? यस सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। सर ये कौन सी असेट है हमारे पास? परफॉर्मिंग असेट है। ये वाला परफॉर्मिंग असेट है क्या? हाँ सर। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट अर्न पे रिकॉर्ड होगा या इंटरेस्ट रिसीव पे रिकॉर्ड होगा? सर हम क्या कंसिडर करेंगे? हम क्या कंसिडर करेंगे परफॉर्मिंग असेट के केस में? क्या बताया था सर मैंने परफॉर्मिंग असेट के केस में? अर्नड। परफॉर्मिंग असेट में हमने क्या बताया था सर आपको क्वेश्चन में कि एक्यूरल बेसिस पे, क्या बताया था सर मैंने आपको कि एक्यूरल बेसिस पे आप क्या कर लेते हो? अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हो। तो आप यहाँ पे कितनी इनकम रिकॉर्ड करोगे? 120, 750, 150। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बात करते हैं अपन किसकी? नॉन परफॉर्मिंग असेट की। सर नॉन परफॉर्मिंग असेट में अपने बीच में क्या तय हुआ था? सर अपन कैश बेसिस पे, किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 5, 12, 20। समझ में आई क्या बात? बताइए कितना आप इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, ये बताना है आपको। अब तो बहुत सिंपल हो गया सर ये। इस केस में कितना रिकॉर्ड करेंगे? 900, 1020 और इसमें करेंगे अपन 12, 32, 37। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये देख लीजिए सर, टोटल 1057। आप इसको जोड़ लोगे तो भी आपके कितना आता है? 1057। क्या सर आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ क्या? आप तो सर दुआएं करना कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, बट सर आता नहीं है इतना सिंपल क्वेश्चन। समझ में आई क्या बात? बट आपको पता होना चाहिए। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। कि परफॉर्मिंग असेट और नॉन परफॉर्मिंग असेट में क्या चीज रहती है, कि परफॉर्मिंग असेट एक्यूरल बेसिस पे, नॉन परफॉर्मिंग असेट कैश बेसिस पे। क्लियर क्या? यस सर। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सर जो हमने एग्जाम्पल करा, लेकिन सर जो अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, कौन सा वाला? ये वाला। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, LM मार्क कर लीजिए, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार लीजिएगा सर, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद कर सकते हो। परफॉर्मिंग असेट है किस बेसिस पे? एक्यूरल बेसिस पे। जोड़ लीजिए कितना आता है? 1740। नॉन परफॉर्मिंग असेट है किस बेसिस पे? रिसीव बेसिस पे। कितना हो गया? 34। दोनों को जोड़ लीजिए सर, कितना हो गया? 7774। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? हाँ सर लॉजिक क्लियर। क्लियर क्या? यस सर। तो ये था सर हमारे अभी एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक परफॉर्मिंग असेट और नॉन परफॉर्मिंग असेट का। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब अपन आगे चलते हैं सर, आगे के चलते हैं। तो अब मैं बात करता हूं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। किसकी सर? कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? यस सर। परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट में तो अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं अब हमारा प्रोविजन रिक्वायरमेंट। किसकी बात करते हैं सर? अब हमारे प्रोविजन रिक्वायरमेंट की। क्या सर? क्या बोला आपने? प्रोविजन रिक्वायरमेंट। क्या प्रोविजन की रिक्वायरमेंट होती है? यस सर। तो कैसे होती है बताइए। देखिए सर, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट जो आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक सब स्टैंडर्ड असेट होता है, एक आपका क्या बोलते हैं डाउटफुल होता है। क्लियर? ठीक है। एक हमारा लॉस असेट होता है। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। ये सब स्टैंडर्ड असेट में 2 टाइप के होते हैं। डाउटफुल असेट आपके पास 2 टाइप का होता है, लॉस असेट आपके पास एक ही टाइप का होता है, लॉस असेट, डाउटफुल असेट। क्लियर क्या? यस सर। सर इनकी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट इनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर डाउटफुल में अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल अनसिक्योर्ड होगा और एक सिक्योर्ड होगा। अगर अनसिक्योर्ड हो तो 100%, लेकिन अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड के भी 3 पोर्शन होते हैं। समझ में आई क्या बात?
यस सर। सिक्योर्ड के भी कितने पोर्शन होते हैं सर? 3 पोर्शन होते हैं सिक्योर्ड के भी। ऐसे सब स्टैंडर्ड में एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड और एक होता है सर आपके एस्क्रो। क्लियर क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। सिक्योर्ड के केस में 15% बनता है, इसके एस्क्रो के केस में 20%, अनसिक्योर्ड के केस में 25%। सिक्योर्ड अगर अप टू 1 ईयर है, अप टू 3 ईयर है और मोर देन 3 ईयर, तो इधर 25%, इधर 40%, इधर 100%, मोर देन 3 ईयर। लॉस असेट में हमेशा 100%। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? यस सर। ये परसेंटेज अगर सर आपको याद है तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के हो गए सर। आपके एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स पक्के हो गए सर। कैसे? क्योंकि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रोविजन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस। ये परसेंटेज सर आपको याद रखनी पड़ेगी। अब मैं कुछ चीजें आपको लिखवा देता हूं इसके अंदर। अगर सब स्टैंडर्ड असेट है तो अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होगा तो भी अपन को ये मानना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो भी अपन को ये ही मानना है सिक्योर्ड। क्लियर क्या? यस सर। अब सर सब स्टैंडर्ड असेट कब होता है? जब मोर देन 90 डेज बट लेस देन 12 मंथ। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। वो हमारा सब स्टैंडर्ड असेट होता है। क्लियर हो गया क्या? चीज समझ में आ रही है क्या चीज? यस सर। ये सर आपको चार्ट परसेंटेज याद होना चाहिए। क्लियर क्या? सब स्टैंडर्ड के केस में सिक्योर्ड होगा तो 15, एस्क्रो होगा तो 20, अनसिक्योर्ड होगा तो 25, डाउटफुल में अनसिक्योर्ड है तो 100, सिक्योर्ड के 3 बच्चे अप टू 1 ईयर 25%, अप टू 3 ईयर 40%, मोर देन 3 ईयर 100%। लॉस असेट में हमेशा 100%। अब अपन बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड असेट की। किसकी सर? स्टैंडर्ड असेट अप टू 3 मंथ्स। क्या इस पे भी प्रोविजन बनेगा क्या? यस सर बनेगा। सर स्टैंडर्ड असेट में 3 टाइप होते हैं। देखिए सर, अगर मैं बात करता हूं किसकी सर? रियल एस्टेट की। अगर मैं बात करता हूं सर जर्नल, एक जर्नल रेट क्या होती है। अगर मैं बात करता हूं एसएमए की, एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो सर अगर मैं जर्नल की बात करूंगा तो 0.40% बनेगा। क्लियर क्या? यस सर। और अगर मैं एसएमए की बात करूंगा तो 0.25% और रियल एस्टेट की बात करूंगा तो सर 1% बनेगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। समझ में आया क्या? अगर जर्नल होगा या फिर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी अपन को यही मानना है, या क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी अपन को क्या मानना है सर? यही मानना है। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। क्या ये चार्ट अब याद आप लोगों को याद हो जाएगा क्या? सर याद करना पड़ेगा और याद करना बहुत ईजी है सर। कैसे? लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड अपन अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चंस करेंगे सर, तो आपको ये टॉपिक रट जाएगा, आपको रेटें याद हो जाएगी। क्लियर क्या? यस सर। आइए फटाफट से अपन इसके सर अब क्वेश्चन करें क्या? यस सर। देखिए सर, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 31 मार्च को कितना? 10,000। रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द सेम कितना है? 8,000। मतलब इस लाइन से मुझे क्या पता चलता है सर? इस लाइन से मुझे क्या पता चलता है सर? इस लाइन से मुझे पता चलता है कि सर ये क्या है? एक सिक्योर्ड असेट है। क्या कौन सी असेट है? ये एक सिक्योर्ड असेट है। मुझे इससे ये पता चला। समझ में आया? हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस होता है। पीरियड फॉर विच एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल। क्या बोल दिया? साफ साफ डाउटफुल बोल दिया। कैटेगरी में एज ऑन 31 मार्च वॉज 2.5 ईयर। आ जाइए सर चार्ट पे आ जाइए फटाफट से, चार्ट पे आ जाइए सर। सर डाउटफुल बोला, डाउटफुल बोला, ये आ गए डाउटफुल पर। आ गए क्या? हाँ सर डाउटफुल पर आ गए, डाउटफुल पर आ गए। डाउटफुल पर आने के बाद सिक्योर्ड बोला। सर पता कैसे चला? वो लाइन से पता चला, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से पता चला। फिर उसके ऊपर क्या बोला उसने? 2.5 साल बोला, अप टू 3 ईयर्स, मतलब इसके अंदर फॉल कर दिया। कितना परसेंट बनेगा? 40%। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। आगे स्टेट द प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2001 को एंड 31 मार्च 2002 को। तो सर सबसे पहले अपन किसका कर लेते हैं? 31 मार्च 2001 का। क्लियर क्या? यस सर।
फिर उसके बाद अपन किसका कर लेंगे 31 मार्च 2002 का भी। क्लियर क्या? यस सर। 31 मार्च 2001 को कितने साल है? 2.5 साल है। क्लियर? यस सर। कौन सी कैटेगरी है? डाउटफुल है। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए कितने रुपए की सिक्योरिटी हमारे पास? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 10,000 है। यस सर। क्लियर क्या? यस सर। 10,000 में से 8,000 क्या है हमारे पास? सिक्योर्ड है, और 2,000 क्या है हमारे पास? अनसिक्योर्ड। एम आई राइट? क्लियर क्या? यस सर। और एक बात बताइए, अगर आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है, अगर आपका डाउटफुल में, अगर सर आपका डाउटफुल में अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है तो कितना बनता है? 100%। यस सर। 2,000 का 100% कितना होता है? 2,000। बताइए सर, कोई रॉकेट साइंस पढ़ाई क्या मैंने अभी तक? नो सर। 8,000 सिक्योर्ड था। सिक्योर्ड कितने साल के लिए है? 2.5 साल के लिए है। यस सर। सिक्योर्ड में तो अपन को टाइम लिमिट देखनी पड़ती है ना, कितना साल है? 2.5 साल, मतलब 40%। यस सर। 8,000 का 40% कितना हो गया? 3,200। दोनों का एडअप कर दीजिए सर, कितना होता है? 5,200 का आपके पास क्या बनेगा सर? प्रोविजन रिक्वायरमेंट आएगी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज़? ये बताइए सर, आप समझ में आई क्या चीज़ आपको ये वाली? यस सर। अब बात करते हैं 31 मार्च 2002 की। सर 31 मार्च 2001 को 2.5 साल थे, तो 31 मार्च 2002 को कितने हो जाएंगे? 3.5 साल। सर 1 साल ज़्यादा ना। समझ में आई क्या बात? रॉकेट साइंस है क्या? नो सर। डाउटफुल है? हाँ सर, डाउटफुल कैटेगरी में ही है। 10,000 है। यस सर। 8,000 और 2,000। 2,000 क्या है? अनसिक्योर्ड है। यस सर। और 8,000 क्या है? सिक्योर्ड। अब देखिए सर, आपके पास जो अनसिक्योर्ड होता है उसके लिए हमेशा कितना बनता है? 100%। यस सर। अनसिक्योर्ड के लिए 100%, तो 2,000 का 100% इक्वल्स टू 2,000। समझ में आई क्या बात? और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए टाइम लिमिट 3.5 साल। सिक्योर्ड पोर्शन के लिए टाइम लिमिट 3.5 साल, मतलब 100%। यस सर। तो 8,000 का 100% कितना हो गया सर? 8,000। दोनों को जोड़ दीजिए सर, कितना बनेगा? 10,000 का आपके पास प्रोविजन आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सर। समझ में आई क्या चीज़? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। देख लीजिए सर, कितना यही आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर, यही आ रहा है। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 2। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड असेट है 5,000 की। क्लियर? सर स्टैंडर्ड असेट कितने की है? 5,000 की। ठीक है। सब स्टैंडर्ड असेट कितने की है? 4,000 की। डाउटफुल 1 ईयर, 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। लॉस असेट 1,000। क्या पूछा है? प्रोविजन कितना बताओगे? क्लियर क्या? निकाले क्या? यस सर। आइए फटाफट से, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। सर स्टैंडर्ड असेट के लिए आइए फटाफट से सर, चार्ट पे आ जाइए आप। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है सर। स्टैंडर्ड असेट, क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर जनरल, कितना? 0.40। कितना बनाएंगे? 0.40%। सर निकालिए 0.40% फटाफट से। सर 5,000 का 0.40% कितना आया? 5,000 का 0.40% सर 20 रुपए। यस सर। इन 4,000 का सब स्टैंडर्ड है सर। क्या है सब स्टैंडर्ड? आ जाइए चार्ट पर। सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी अपन को क्या मानना है? 15%। यस सर। फटाफट से सर, 4,000 का 15% 600 रुपये। सर डाउटफुल आ जाइए इधर। अब सर हमारे को डाउटफुल में तो ये तो बताया नहीं है कि सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड। बताइए सर, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड बताया है क्या? नहीं बताया। तो हम क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। क्या मानेंगे? क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। क्यों सर? देखिए ना सर, यहाँ पे फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स का मतलब ये वाला कंडीशन हो गया। एक तरीके से ये वाली कंडीशन हो गई, नहीं हो गई? यस सर। तो अपन क्या मानेंगे? उसको सिक्योर्ड मानेंगे क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। 1 ईयर के लिए कितना है? 25%। यस सर। 1 ईयर के लिए है 25%। फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए कितना है? 40%। इसके लिए 40%। फॉर मोर देन 3 ईयर्स 100% है क्या? हाँ सर, देखिए 100% है क्या? हाँ सर 100% है। लॉस असेट के लिए हमेशा कितना होता है सर? 100%। 100%।
तो देखिए सर, ये 1000, ये 200, ये आपका हो गया कितना 240, ये आपका हो गया 200। क्लियर? क्या जोड़िए फटाफट से 1000, 1200, 1400, 2000, 2260 रुपये का आपके पास बताइए क्या प्रोविज़न आ रहा है क्या? देखिए सर, क्या 2260 रुपये का प्रोविज़न आ रहा है क्या? यस सर, 2260 रुपये का प्रोविज़न आ रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आई क्या चीज़ आपको कि अपन कैसे सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड असेट पे कैसे प्रोविज़न रिक्वायरमेंट अपना अप्लाई करते हैं? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। आगे सर, अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। क्या सर? इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टैंडर्ड असेट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 0.40%। आई थिंक अब आपको याद हो रही होगी चीज़ें। यस सर, कितना होता है 0.40%? 80 रुपये। क्लियर? यस सर। सब स्टैंडर्ड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 15%। 2400। सर डाउटफुल है, साइड में लिख दिया सिक्योर्ड। साइड में क्या लिख दिया? सिक्योर्ड लिख दिया। सिक्योर्ड है, डाउटफुल है, डाउटफुल है प्लस सिक्योर्ड है। सर डाउटफुल है प्लस सिक्योर्ड है और फॉर 1 ईयर है, मतलब 25%। ऐसे चार्ट आपके दिमाग में सर पूरा फिट हो जाना चाहिए ये। सर फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स सिक्योर्ड है, मतलब 40%। मोर देन 1 ईयर, सर मोर देन 3 ईयर्स है जो कि सिक्योर्ड है बाय मॉर्गेज ऑफ प्लान 600। अब सुनिएगा सर, कितने रुपए का सिक्योर्ड है ये? 600 रुपये सिक्योर्ड है 2000 में से। तो सर इस 2000 के टुकड़े कर लें अपन। यस सर, एक 600, एक 1400। 600 क्या है? सिक्योर्ड है। हाँ सर, 600 तो सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड पोर्शन जो मोर देन 3 ईयर्स कितना होता है? 100%। यस सर। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर भी 100%। ये क्या है? अनसिक्योर्ड पोर्शन है सर, लॉस असेट 100%। तो कितना हो गया? ये 1500 हो गया, ये आपका 2000 हो गया, ये आपका 1600 हो गया, ये आपका 1500 हो गया। जोड़िए सर फटाफट से, कितना आंसर आता है? कितना आंसर आता है सर? 9080 आ रहा है क्या? देखिए सर एक बार, 9080 आ रहा है क्या? देखिए सर 9080 आ रहा है क्या? यस सर, ये आ रहा है, देखो 9080। क्या सर टॉपिक क्लियर हुआ क्या आपका? क्या सर ये जो एनपीए पीए का डिस्कशन था जिसके अंदर अपन ने एनपीए के प्रोविजन रिक्वायरमेंट की बात करी थी, क्या वो टॉपिक समझ में आया क्या आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? ये आपको प्रोविजन कैसे बनाते हैं अपन, कैसे स्टैंडर्ड सेट, कैसे सब स्टैंडर्ड सेट, कैसे सिक्योर पोर्शन पे अलग बनता है, सिक्योर पोर्शन पे अलग बनता है, समझ में आई क्या चीज? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। सर लास्ट टाइम पे अगर आपको एग्जाम में जाना है तो आप ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करके चल जाइएगा, मोर देन सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन आपने अगर कर लिया ढंग से तो सर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर क्या? यस सर। लेकिन सर वो चार्ट पूरा आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन चार्टों में से कुछ ही रेट काम आती है तो अपन कुछ ही रेट याद रखें, ऐसा मत करना सर। आपको सारी रेटें याद होनी चाहिए, कंपलसरी है सर, कंपलसरी है। फ्री फोकट के मार्क्स है सर, वो तो ले लो। क्लियर? यस सर। अब जो सर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगला टॉपिक, कॉन्सेप्ट नंबर 3, गवर्नमेंट एजेंसीज गारंटेड। सर अपन को क्या करती है, कुछ एडवांसेस पे गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है वो गारंटी देती है। वो गारंटी देती है कि यार ये पैसा नहीं देगा तो हम पैसा देंगे, ये पैसा नहीं देगी तो हम पैसा देंगे। बैंक आप तो पैसा दो उधार पे, आप तो पैसा दो क्रेडिट पे, अगर वो नहीं देगी तो हम पैसा देंगे। उसे कहते हैं अपन गवर्नमेंट गारंटेड एजेंसीज। क्लियर क्या? यस सर। तो सर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं सर। देखो आपको, आइए सर, देखिए सर, ईसीजीसी और डीआईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटेड कॉरपोरेशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉरपोरेशन, ये जो है गारंटेड प्रोवाइड कराती है एडवांस के केस में, कि हम आपको गारंटी देते हैं, आप जितना मर्जी चाहे आप उतना एडवांस प्रोवाइड कराइए, हम गारंटी देते हैं आपको। क्लियर क्या? यस सर। इस केस में जो प्रोविजन रिक्वायर्ड होता है वो फॉर ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग इन द एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटेड बाय द कॉरपोरेशन। समझ में आई क्या बात?
कोई बात नहीं, अपन इसको अपन ढंग से अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में अलग से समझ लेंगे, बट मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ सर एक तरीके से। सर कुछ एजेंसीज होती है जो कि है ना मतलब लोन को प्रमोट करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए गारंटीज देती है बैंकों की, अगर वो पैसा नहीं देगी तो हम पैसा देंगे, आप तो पैसा दो उधार पे, ताकि लोग अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर सके और अगर जिनको बिजनेस खोलना है वो बिजनेस कर सके। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर अपन एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्लियर क्या? यस सर। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख है। 4 लाख का लोन हमने दे रखा था, गारंटी कितने की थी? 50% की। समझ में आई क्या बात? यस सर। पीरियड फॉर विच एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल, रिमेन डाउटफुल कितना था? मोर देन 3 ईयर्स। रिमेन डाउटफुल ऑन 31 मार्च 2001। 3 साल से ज्यादा हो गए सर उसको डाउटफुल हुए हुए, 3 साल से ज्यादा हो गए डाउटफुल हुए हुए। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, आपने वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड है, इसका मतलब क्या पता चल गया कि ये सिक्योर्ड है। ये 2 चीजों से सिक्योर्ड है, एक तो सिक्योर्ड असेट भी रख रखी है प्लस गारंटी भी है, गारंटी भी है प्लस सिक्योर्ड असेट भी है। क्लियर क्या? यस सर। तो अपन क्या करेंगे सर? आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपए का। क्लियर? यस सर। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? अपन माइनस करेंगे जो आपके पास सिक्योरिटी हेल्ड है 1.5 लाख। गवर्नमेंट बोलेगी पहले जो आपने अपनी खुद के बलबूते पे जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है उसकी मार्केट वैल्यू माइनस कर दो इसमें से, अगर कोई कमी पड़ती है तो फिर हम हमारी गारंटी का यूज करेंगे। पहले तो तुम अपनी जो सिक्योरिटी जो तुमने मॉर्गेज करी है, प्लेड्स करी है, उसकी मार्केट वैल्यू को माइनस कर दो, जितना उससे वसूल हो सकता है उसको वसूल कर लो। कितना आउटस्टैंडिंग बच गया अब सर हमारे पास? ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया अब हमारे पास, ये रियलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारे पास सिक्योरिटी वाली। इसमें से ईसीजीसी कितना है? 50%, मतलब 1.25 लाख। अब कितना बच गया सर हमारे पास? 1.25 लाख क्या बच गया? अनसिक्योर्ड। ये टोटली अनसिक्योर्ड है। अब ये तो हमारा सर पैसा डूब गया, अरे सर पकड़ के रोने लग गया वो तो बेचारा, अरे बैंक बोलेगा अरे क्या कर दिया मेरे साथ, 4 लाख का लोन दिया मैंने, 1.5 लाख उसकी सिक्योरिटी से वसूल कर लिए, बच गए 2.5 लाख, जिसमें से 50% गवर्नमेंट दे देगी, बच गया 50%, 1.25 लाख का, वो तो मेरा पैसा डूब जाएगा ना, वो तो अनसिक्योर्ड है। तो सर मैंने आपको क्या बताया था? इस अनसिक्योर्ड पोर्शन पर, इस अनसिक्योर्ड पोर्शन पे तो आप क्या बनाओगे? 100% प्रोविजन करोगे। यस सर। और ये जो सिक्योर्ड पोर्शन है, और ये जो सिक्योर्ड पोर्शन है, इस पे आप मोर देन 3 ईयर्स है। यस सर। डाउटफुल है। यस सर। देखिए मोर देन 3 ईयर्स है। यस सर। डाउटफुल है, डाउटफुल में सिक्योर्ड है, मोर देन 3 ईयर्स है, मतलब वो भी 100%। क्लियर क्या? इस पे भी अपन 100% बनाएंगे। तो बताइए टोटल प्रोविजन कितने का बनेगा सर? टोटल प्रोविजन बनेगा, टोटल प्रोविजन बताइए सर, टोटल प्रोविजन कितने का बनेगा? 1.25 का 100% प्लस 1.5 का 100%, तो डेट टोटल इक्वल्स टू 2.75 लाख। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये आपको टोटल प्रोविजन बनाना पड़ेगा। समझ में आई क्या सर चीज? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। 2.75 लाख का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर लॉजिक क्लियर हो गया है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख है। माइनस क्या करेंगे? अरे तेरी खुद की सिक्योरिटी हेल्ड बता फटाफट से कितने की है? सर रिलायजेबल वैल्यू ओनली 80% है। कोई ना 1.5 लाख का 80% भी मिलेगा तो 120 मिलता है सर, 120 माइनस कर देंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना है, उसमें से क्या माइनस करोगे कि खुद की, उस बंदे की खुद की जो सिक्योरिटी उसने गिरवी रखा रखी है उसकी मार्केट वैल्यू माइनस कर दो। कितना आ गया सर हमारे पास? कितना आ गया? 2.80 लाख। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। क्या माइनस करोगे? ईसीजीसी कितना है? 50% है, मतलब 1.40 लाख। कितना बच गया सर हमारे पास? 1.40 लाख अनसिक्योर्ड। ये क्या बच गया हमारे पास? अनसिक्योर्ड। इस अनसिक्योर्ड पे कितना बनेगा सर? 100%। हाँ सर हमेशा 100% बनता है अनसिक्योर्ड पे, तो 140 लाख प्लस सर ये जो सिक्योर्ड पोर्शन है, ये जो सिक्योर्ड पोर्शन है इस पे मोर देन 3 ईयर्स है। यस सर। तो भी इस पे कितना बनेगा? 100%, मतलब प्लस 1.20। तो टोटल कितना हो गया सर? 2.60 लाख। सेम एज ऊपर वाला क्वेश्चन था सर, डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि वहां पे 1.5 था, यहाँ पे 1.20 है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? ये रहा सर। कितने का प्रोविजन बनेगा?
6 लाख का। क्लियर? यस सर। बात करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 ताकि अपना ये टॉपिक खत्म हो सके सर। देखिए, एक KR बैंक है, डाउटफुल असेट है मोर देन 3 ईयर्स। मोर देन 3 ईयर्स मतलब 100%। 31 मार्च को 1000 लाख का। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग DICGC 100% कवर करती है 100 लाख को। 100% कवर करती है किसको? 100 लाख को, जिसकी असर्टेन की गई थी वैल्यू कितनी? 500 लाख। देखिए सर, ये 500 लाख है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसके अंदर इंक्लूड है कितना? 100 लाख की गारंटी किसकी है? 100 लाख की गारंटी किसकी है सर? DIGC की है। इसमें 100 लाख की गारंटी DIGC की है, DICGC की है, और बच गई 400 लाख किसकी है? ओन असेट, उसकी खुद की असेट की। क्लियर क्या? यस सर। अब क्या प्रोविजन नहीं बता सकते क्या कितने का प्रोविजन बनेगा? सिंपल है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताइए कितना है? 1000। इसमें से क्या माइनस करेंगे? पहले खुद का कितना है? 400। कितना बच गया? 600। क्या माइनस करेंगे? DIGC कितना है? 100। कितना बच गया? 500। 500 क्या हो गया? अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो 500 का अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100%। यस सर। प्लस जो सिक्योर्ड पोर्शन है हमारे पास, जो ये सिक्योर्ड पोर्शन है, इस पे भी कितना बनेगा सर? 100% बनेगा। क्यों? क्योंकि मोर देन 3 ईयर्स है तो 100% बना देंगे। कितना? प्लस 100। तो कितना बन गया सर? 500 प्लस 400 इक्वल्स टू कितना हो गया? 900। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? आई थिंक सर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर क्या? यस सर। तो मतलब अब मैं आपको आई थिंक नोट्स लिखवा दूं क्या? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर अब मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं इस टॉपिक के। क्लियर क्या? यस सर। देखिए, लोन अमाउंट है, आप इस क्वेश्चन को LM मार्क कर लीजिएगा सर। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस टॉपिक में LM मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन को कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 50 लाख है। DICGC कवर है, कितना कवर करता है? 50%। तो बताइए रिस्क एडजस्टेड सेट कितना है? 50 लाख माइनस 50%, डेट इक्वल्स टू 25 लाख। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। ये आपका आंसर आ गया। इसके नोट्स लिखवा देता हूं ताकि आज अपन अपनी क्लास को समाप्त कर सके। क्लियर? यस सर। तो इसके नोट्स क्या आते हैं सर? देखिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ओन असेट माइनस गारंटेड अमाउंट तो ये क्या बचेगा हमारे पास? अनसिक्योर्ड पोर्शन। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। तो सर अब प्रोविजन किस किस पे बनेगा? प्रोविजन इक्वल्स टू किस किस पर? प्रोविजन किस पे बनेगा? ऑन। प्रोविजन किस किस पे बनेगा? एक तो प्रोविजन बनेगा सर इस पे, एक तो प्रोविजन किस पे बनेगा? इस पे, एक प्रोविजन किस पे बनेगा? इस पे। क्लियर क्या? यस सर। मैं इसे एरो करके लिख देता हूं यहाँ पे। इन दोनों अमाउंट्स पे आप क्या बनाओगे? प्रोविजन बनाओगे। क्लियर क्या? यस सर। सर समझ में आया क्या आपको? यस सर। आई होप यू विल एंजॉय इट अ लॉट। क्लियर? यस सर। सर आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टाटा, बाय बाय।